गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग सर। बेटा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मम्मी ने कुछ खिला पिला के भेजा है नहीं भेजा है? चलिए, टुडे वी आर स्टार्टिंग पेपर नंबर 2 ऑफ सीए फाउंडेशन। नाम है इसका बिजनेस लॉ। तो पहले पे मैं पूरा आपको सिलेबस के बारे में समझा देता हूं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कंटेंट के ऊपर। सिलेबस प्लस पैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके सामने जनवरी 2025 का पेपर है। जैसा कि आप जानते हैं कि साल में अब 3 बार पेपर होते हैं, एक मई, एक सितंबर और एक जनवरी। तो ये जनवरी 25 का पेपर है, बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे जाते हैं, कुछ आइडिया है आपको कितना पूछे जाते हैं? 6 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 6 क्वेश्चन। उनमें से आपको कोई 5 करने होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन की छूट रहती है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंपलसरी की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी और एनी 4 फ्रॉम द रेस्ट 5। हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कितने करने पड़ेंगे? 5। तो 100 मार्क्स आपके पूरे हो जाते हैं। हर क्वेश्चन सब पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन 20 नंबर का पूरा होगा, उसके अंदर सब पार्ट होंगे। और अब से पिछले 2 अटेम्प्ट से, जब से न्यू सिलेबस आया है, क्योंकि न्यू सिलेबस 2 अटेम्प्ट ही हुए हैं आए हुए, तो इन्होंने खास तौर से लॉ के पेपर में और तब्दीली कर दी है। पहले आपको करीब करीब एक क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट हुआ करते थे। तो इस तरह से टोटल 5 क्वेश्चन करने होते थे। तो 5 में अगर हर क्वेश्चन में 3-3 पार्ट करने हैं, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 15 करने होते थे, ठीक है ना। लेकिन सितंबर 2024 में अराउंड करीब करीब 28 से 30 क्वेश्चन करने के लिए आए थे, यानी कि पार्ट जो है हर क्वेश्चन का, उसके अंदर भी फिर और सब पार्ट इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया, जिससे बच्चे की डेप्थनेस यानी कि जो नॉलेज है उसे वो चेक हो सके। मैनी टाइम क्या होता है कि बच्चे का लक बड़ा अच्छा है, जो वो पढ़ के गया है, और बहुत कुछ वो छोड़ के भी जाता है, तो ICI सब जानता है, और लक अच्छा है आपका तो वहीं से पेपर आ गया, जो टॉपिक आप पढ़ के गए हैं, और जो टॉपिक आप छोड़ के गए हैं वहां से पेपर नहीं आया है। तो ये इसलिए किया गया है कि ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन CA लेवल। ये कोई 12th लेवल नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल नहीं है कि आपने मॉडल पेपर उठाए और वहां से रखे रखाए आपके क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। आसान है CA करना, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हर चीज की एक स्ट्रेटेजी है, कुछ नियम है, कुछ अनुशासन आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो बहुत आसान तरीके से आपका ये जो CA है निकल जाएगा, मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर आप मुश्किल अगर है तो आप खुद बनाएंगे उसे। अब जैसे जनवरी 25 का जो पेपर है, अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, एनी आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम द रिमेनिंग 5 क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको करने हैं, मेन क्वेश्चन वो 5 ही करने हैं, और हर क्वेश्चन 20-20 नंबर में डिवाइडेड होगा। वो 20 नंबर कैसे कैसे होंगे? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका ए पार्ट है, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड जस्टिफाई योर आंसर। ये 7 मार्क्स का दे दिया इन्होंने।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बी का है, बी का एक पार्ट दे दिया, ये है सब पार्ट के भी सब पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट हो गए ए बी सी, पहले ऐसे ही आता था। अब बी के भी इन्होंने क्या कर दिया, ये 4 नंबर का एक अलग दे दिया, उसके बाद आपका 3 नंबर का एक अलग दे दिया, 7 नंबर का। इसके अलावा सी पार्ट दे दिया 6 नंबर का, तो ये तो चलो अपने आप में ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो ए पार्ट है, ए पार्ट के अंदर फिर सब पार्ट दे रखा है आई, उसके बाद आपको दे रखा है सेकंड पार्ट, फिर बी और सी, चलो ये भी ठीक है। समझ आ रही बात। अगर हम सितंबर 2024 की बात करेंगे तो उसमें वो ज्यादा पार्ट हुआ थे, यानी जनवरी 25 में इतने पार्ट नहीं है, सब पार्ट इतने नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सितंबर 2024 की बात करते हैं हम, तो वो पेपर बहुत ही लेंथी था। तो आपको 2 चीजों पर वर्क करना है, एक आपको अपनी स्पीड पर भी वर्क करना है। तो इसके लिए हम जो समय समय पर जब जैसे जैसे आपकी यूनिट होती चली जाएंगी तो टेस्ट सीरीज हम लोग लेंगे, और जब आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा तो 3-3 घंटे का आपका मॉक टेस्ट लिया जाएगा। जो मॉक टेस्ट होगा वो आपकी प्लानिंग को चेक करेगा, आपकी प्रिपरेशन को चेक करेगा कि एग्जैक्टली कहां कमी है। मेनी टाइम क्या होता है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं और हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर ही ध्यान देते हैं, जनरली हमें समझ में आया नहीं आया, ठीक। लेकिन जो सेकंड इशू है वो ये है राइटिंग स्किल, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते, वो तो सीधे पेपर में पता लगती है और फिर रिजल्ट में उसका आउटकम आता है, और हमें यही नहीं पता लगता कि एग्जैक्टली हम कहां लैकिंग कर रहे हैं। तो जहां आप लैकिंग कर रहे हैं वहां पर आपको वर्क करना पड़ेगा, ना कि केवल एक ही एंगल से, क्योंकि कंपटीशन है तो कंपटीशन में बहुत सारी चीजें चेक होती हैं। समझ आ रही है बात आपके। तो दिस इज द पेपर पैटर्न जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस की, सिलेबस क्या है। जहां तक पेपर 2 का सिलेबस की बात है, हम पेपर 2 की ही बात कर रहे हैं अभी, तो पेपर 2 की जहां तक की सिलेबस की बात है, नाम है इसका क्या है, बिजनेस लॉ। ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है पहली बात तो, यानी कि क्वेश्चन आएंगे उनका आपको आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि पेपर 3 एंड पेपर 4 ऑब्जेक्टिव है। जो आपका स्टैटिस्टिक्स का पेपर है क्यूए जिसे हम कहते हैं, और इकोनॉमिक्स का पेपर ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। अकाउंट्स और बिजनेस लॉ का जो पेपर है वो सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं सिलेबस की, तो इसमें टोटल जो है 7 एक्ट है। कितने हैं टोटल? 7 एक्ट। सबसे पहला है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सबसे पहला कौन सा है? इंडियन, जिसे हम आज स्टार्ट करेंगे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सबसे पहला कौन सा है? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सेकंड है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। थर्ड है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। नाइनटीन 32। फोर्थ है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। नाइनटीन 30। फिफ्थ है आपका LLP एक्ट 2008। सिक्स्थ है कंपनीज एक्ट 2013। और एक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट
ये टोटल 7 एक्ट हैं जो कि हमें स्टडी करने पड़ेंगे 100 नंबर के पेपर में। सबसे जो ज्यादा वेटेज है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की आएगी, ये लेंदी भी है। इस टोटल सिलेबस को मैंने 2 वॉल्यूम में डिवाइड किया है। एक वॉल्यूम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है पूरी की पूरी, और एक वॉल्यूम आपका बाकी सारे एक्ट की है। 2 वॉल्यूम मैं आपको दूंगा, जैसा कि मैं आपको शो भी कर देता हूं। इस तरह से आपको बुक्स मिलेंगी। 2 वॉल्यूम के अंदर ये बुक्स रहने वाली हैं। एक पूरी पूरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर बेस्ड है और एक पूरी की पूरी आपकी किसके ऊपर बेस्ड है, बाकी जितने भी 6 एक्ट हैं। ठीक, हर एक्ट को सब पार्टों में डिवाइड किया गया है, यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करेंगे तो उसमें अराउंड 18 यूनिट्स के करीब है। हर यूनिट से रिलेटेड जो भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं यूनिट के पीछे लगा दिए गए हैं विद आंसर, जिससे कि आपने एक यूनिट करी और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर में अभी तक पूछा गया है तो वो आप कर सकें। क्लियर होगी बात ये? इससे क्या होगा कि आपको हर यूनिट के बाद अपनी प्रिपरेशन को चेक करने का मौका मिलेगा। आपको ये चेक करने का मौका मिलेगा कि जो हमारी प्रिपरेशन है वो टू द मार्क चल रही है या नहीं चल रही। टू द मार्क यानी कि जो इंस्टीट्यूट का लेवल है उसके अकॉर्डिंगली हम तैयारी कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि तैयारी एक होती है कि हमें चीज समझ में आ रही है, लेकिन हो सकता है कि जो लेवल इंस्टीट्यूट का हो मैं उस लेवल से कम टच कर रहा हूं, तो आपको आभास तो होगा कि चीज समझ में आ रही है, लेकिन सीधे पेपर में ही पता लगेगा कि हमारी तैयारी परफेक्ट थी या नहीं थी। तो मैंने जनवरी 25 तक के सारे क्वेश्चन आंसर अब तक के इसमें डाले हुए हैं। पिछले करीब 15 से 20 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे इनकॉर्पोरेटेड हैं और अब तक की सबसे अपडेटेड और लेटेस्ट मटेरियल है। अब तो इसके बाद मई 2025 में एग्जाम होगा, जनवरी का हो चुका है, तो विद आंसर मैंने सब इसमें डाला हुआ है। इसमें कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। आज हम बात करेंगे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। एक क्वेश्चन जरूर आना है इसमें से, ठीक, और 3 से 4 नंबर की ही वेटेज है इसकी इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। कितने नंबर की वेटेज है? 3 से 4 नंबर की वेटेज है। एक्चुअली इट इज नॉट ए सेपरेट एक्ट जैसे बाकी के 6 हैं, चाहे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, चाहे हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। इट इज नॉट एन एक्ट। नाम से भी पता लग रहा होगा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि एक ढांचा, फ्रेमवर्क किसे कहते हैं? कहते हैं ना फ्रेम। तो एक इंडियन लीगल सिस्टम का ढांचा किस किस के ऊपर टिका हुआ है वो ओवरऑल जानकारी इसमें दी गई है आपको। इससे कोई पर्पज सेटिस्फाइड नहीं होता। ये अलग से कोई एक्ट नहीं है। ये तो एक जो भी एक्ट बने, संविधान बना हमारा, तो एक आपको जानकारी देने के लिए एक अलग से चैप्टर क्रिएट कर दिया गया कि नॉर्मली जो हमारा भारतीय कानून व्यवस्था है उसका ढांचा क्या है, बुनियादी स्ट्रक्चर क्या है। दैट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जब भी हम बात करते हैं सर हम लॉ पढ़ रहे हैं, वैसे तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन लॉ नहीं होता, ला होता है, लेकिन जबान पर लो चढ़ा हुआ है तो हम लो ही बोल देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लो। और एक्ट
और लॉ में भी अंतर होता है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो उसे हम लॉ नहीं बोलते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, वो उसे लॉ नहीं बोलते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड लॉ? एक्ट क्या है? और एक्ट भी दो तरीके से लिया जाता है सर। एक एक्ट होता है जिसमें कैपिटल ए होता है और एक एक्ट होता है ये वाला। इस एक्ट का मतलब होता है एक्शन, राइट? हम कहते नहीं कि आप कोई एक्ट कर रहे हैं, कोई एक्ट प्ले कर रहे हैं, स्पेलिंग बिल्कुल सेम है। लेकिन जब भी आप एक्ट कानून के रेफरेंस में यूज करेंगे तो इज्जत देंगे उसे और ए को कैपिटल बनाएंगे। आप ऐसा नहीं लिख सकते इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर हमें तो ये बताया गया था कि पहला करेक्टर कैपिटल होना चाहिए, बाकी तो हम किसी भी सेंटेंस में जो पहला करेक्टर होता है, पहले वर्ड का पहला करेक्टर होता है, उसे कैपिटल करते हैं तो बाकी की तो स्मॉल ही करते। नहीं, कहीं पर भी आ जाए ये कानून वाला एक्ट, वो आपको प्रॉपर इज्जत देनी पड़ेगी और आपको ए को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि सीए आप पढ़ रहे हैं तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं, उन्हें आभास भी नहीं होता और फिर उनका रिफ्लेक्शन नंबरों में आता है। हम बात कर रहे थे कि एक्ट एंड लॉ क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड लॉ। एक्ट नैरोअर सेंस में यूज होता है। जब भी हम लॉ की बात करते हैं, इट इज यूज्ड इन द ब्रॉडर सेंस, इट इज यूज्ड इन द ब्रॉडर सेंस। किसी भी एक्ट की जानकारी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है माना, आपने सेक्शन 1 से लेकर पढ़ना स्टार्ट किया, अंडरस्टैंडिंग करनी शुरू करी और लास्ट तक आपने पढ़ भी लिया, और आप सोचते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेरी आएगी, ओपिनियन मांगने के लिए लोग आएंगे और अब आप काबिल हैं ओपिनियन देने के लिए, तो पॉसिबल नहीं है जब तक कि आपको पूरे लॉ की जानकारी नहीं है। और वही चीज हमें इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बताएगा भी। एक्ट एक पर्टिकुलर मैटर के ऊपर जो पार्लियामेंट के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया कानून है, लेकिन लॉ के अंदर जुडिशियल डिसीजंस, हर चीज आप डिस्कस कर पाए एक्ट में, ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। जब पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती है कोई भी मुद्दे के ऊपर, तो वो हर चीज को इवैल्यूएट कर पाए कि आज से 20 साल बाद लोग क्या सोचना स्टार्ट करेंगे, वो कैसे अपना माइंड इस्तेमाल करके जो एक्ट की मूल भावना है उसे नुकसान पहुंचाएंगे। तो लॉ मेकर सोचते बहुत है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्ट एक दिन में रातों रात पास हो जाता है, 10-10 साल लग जाते हैं बनाने में, उसके ऊपर डिस्कशन करने में, फिर उसे अमल में लाने में। लेकिन बावजूद इसके प्रैक्टिकल लाइफ की अगर हम बात करें तो 140 करोड़ जनता है हमारे यहाँ, उनके माइंड भी अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो वो एक्ट की पेचीदगियों का फायदा उठा के उस लॉ को डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। तो जब भी हम लॉ की बात करेंगे तो वो खाली एक्ट नहीं होता, उसके अंदर जुडिशियल डिसीजंस हैं, उसके ऊपर कुछ प्रेसिडेंट्स एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ सेट हैं आपके, किसी ने न्यायाधीश ने कुछ वर्डिंग दी, वर्डिक्ट दी,
नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है, ये धीरे धीरे करके भी आपको मालूम चलेगा। फिलहाल तो केवल इतना आप माइंड में रखिए कि लॉ इज यूज्ड इन ए वाइडर सेंस। लॉ में एक्ट शामिल है, लेकिन एक्ट के अंदर लॉ शामिल नहीं है। लॉ में एक्ट के अलावा और बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। क्लियर हो गई बात ये? व्हाट इज द लॉ? पहला क्वेश्चन आपके सामने। लॉ इज ए सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो क्या कह रहे हैं कि लॉ एक सेट है ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज का, जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं आपके। सर, एक पेरेंट्स का कर्तव्य होता है अपने बच्चों की परवरिश अच्छी तरह करना, तो क्या ये लॉ हो गया? आगे बढ़िए ना। इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, यानी कि लॉ के अंदर वो सेट ऑफ ड्यूटीज, वो सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस हैं जो गवर्नमेंट इम्पोज करेगी, जो गवर्नमेंट लागू करेगी। हर बच्चे का कर्तव्य होता है कि वो अपने मां बाप की बुढ़ापे में देखभाल करे। दिस ऑब्लिगेशन इज नॉट सेट टू बी लॉ अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट इम्पोज्ड सच ऑब्लिगेशन। अगर गवर्नमेंट एक कानून बना देती है कि वृद्ध व्यक्ति की देखभाल करना उनके बच्चों की ना केवल नैतिक ड्यूटी है बल्कि कानूनी बाध्यता है। कानूनी बाध्यता अगर नहीं करेंगे तो क्या मां बाप अपने बच्चों के खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं? अगर आंसर है यस, तो दैट ड्यूटी इज कवर्ड अंडर द लॉ। एक नैतिक ड्यूटी होती है आपकी, सोशल ड्यूटी होती है कि दुनिया क्या कहेगी, लेकिन कोई कानूनी बाध्यता नहीं है तो फिर लॉ नहीं है। Only that obligation, that duty which is imposed by the government. गवर्नमेंट भी सिर्फ दो तरह की होती हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। कुछ एक्ट, कुछ लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम करती है, कुछ लॉ आपकी स्टेट गवर्नमेंट फ्रेम करती है। ये जो सेट ऑफ ऑब्लिगेशन है, ड्यूटीज हैं जो इम्पोज बाय द गवर्नमेंट हैं, ये क्यों लगाए जाते हैं? सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी। सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी। सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी। क्या फायदा है ये सेट ऑफ ड्यूटी लगा के, ये ऑब्लिगेशन लगा के? क्या पर्पज है? समाज के उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, वेलफेयर और न्याय के लिए, इसीलिए तो लगाए जाते हैं। समाज हर देश का अलग अलग है, तो वहां के लोगों की क्या राय है उसके अकॉर्डिंगली ही लॉ का निर्माण होता है। इंडियन लीगल फ्रेमवर्क रिफ्लेक्ट द सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ आवर वास्ट एंड डाइवर्सिफाइड कंट्री। तो जो इंडियन लीगल फ्रेमवर्क है, यानी कि जो भी अलग अलग तरह के कानून हैं, उसमें सभी चीजों की झलक आपको देखने के लिए मिलेगी। सामाजिक भी, राजनीतिक भी, आर्थिक भी, कल्चरल भी। हमारी जो इतना बड़ा देश है, डाइवर्सिफाइड है, इसलिए और मुश्किल हो जाता है। डाइवर्सिफाइड समझते हैं? अलग अलग चीजों पर विश्वास करने वाले लोग। किसी और देश में इतना डाइवर्सिफिकेशन नहीं पाया जाता। हमसे ही जो देश अलग हुआ है वहां पर फिर भी कानून बनाना आसान है। पाकिस्तान, वहां पर आपको कम से कम
एक ही तरह की सोच को ध्यान में रखते हुए कानून बनाना है कि मुस्लिम कम्युनिटी क्या सोचती है, क्या अच्छा है क्या बुरा सोचती है। इंडिया को देखिए आप, कोई और देश आपके दिमाग में कोई भी आता हो इंडिया के अलावा, इतना डाइवर्सिफिकेशन कहीं पर भी नहीं है जितना इंडिया में है। बटे हुए हैं हम लोग, धर्म के नाम पे बटे हुए हैं, जाति के नाम पे बटे हुए हैं। वो धर्म जाति को छोड़िए, उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय में भी बटे हुए हैं। यहां का कोई बंदा नौकरी करने के लिए चेन्नई चला जाए, जाते ही हैं लोग। तो कितना डिस्क्रिमिनेशन सहन करना पड़ता है, यहां के लोग नहीं जाते इसलिए वहां पर एक मजबूरी होती है, कहीं भी आदमी को ढकेलती ही है। वहां के लोग हमें पसंद नहीं करते, हम वहां के लोगों को पसंद नहीं करते। उत्तर भारतीय में भी फिर तुम बिहार से आए हो कि बिहारी को अलग तरीके से देखा जाता है। मुंबई में अगर आप देखते हो, महाराष्ट्र में देखते हो, तो यूपी वालों को और बिहार वालों को बहुत खराब नजरों से देखा जाता है, उनकी पिटाई भी कर दी जाती है। तो डाइवर्सिफिकेशन ही तो है। हम क्या लो बनाए, सरकार में रहते हुए कितनी बड़ी दिक्कतें हैं। हम एक पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हैं कानून बनाते हैं तो दूसरा आदमी नाराज हो जाता है, दूसरे को ध्यान में रखते हुए तो पहला नाराज हो जाता है। तो ये चीज मैं आपको जो समझा रहा हूं कि जो इंडियन लीगल फ्रेमवर्क है वो बहुत सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और इतना आसान नहीं है। इंडिया जैसे देश में, इंडिया जैसे देश में इट इज नॉट इजी। सोर्सेज ऑफ लॉ, बेसिकली जो कानून है, लॉ है, उसका सोर्स क्या है। कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए पेरेंट लॉ, जैसे बच्चों के संरक्षक उनके पेरेंट्स होते हैं। तो किसी भी एक्ट की जो उत्पत्ति होती है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली ही हो सकती है। संविधान वो हमें यहां पढ़ाया नहीं जाता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट इन अवर सिलेबस, ना ही फाउंडेशन में, ना इंटरमीडिएट में, कहीं पर भी नहीं है। ऑल्दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पता होना चाहिए, लेकिन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बाकी जितने भी एक्ट हैं वो सब उसके नीचे वर्क करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नीचे। कई बार विरोधाभास आ जाता है, हजारों तरह के लॉ हैं, इतना आसान नहीं है। एक एक्ट में कुछ लिखा हुआ है, दूसरे एक्ट में कुछ लिखा हुआ है, अब अपोजिट बातें लिखी हुई हैं, किसकी बात माने। तो ऐसे केस में इंटरप्रिटेशन की नीड पड़ती है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है फाइंडिंग द ट्रू मीनिंग। लॉ मेकर्स की इच्छा क्या रही होगी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। अब कोई भी मीनिंग निकालना है अगर हमें, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेन सिद्धांत है उसके अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट के बारे में कहीं जिक्र नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन तो बेसिक प्रिंसिपल को बताता है बस, एक सिटीजन के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, सरकार के क्या राइट्स हैं, सरकार की क्या ड्यूटीज हैं, और बतेरे मैटर में कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। लेकिन उसमें कोई स्पेसिफिक किसी भी एक्ट के बारे में चर्चा नहीं है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो आपको पता है कि दो पार्टियां जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगी तो उनका डिटेल वर्जन है, कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के हो सकते हैं, पार्टी अगर ब्रीच करेगी कॉन्ट्रैक्ट को तो दूसरी पार्टी का क्या राइट है। सेल्स गुड्स एक्ट में आपको पता है, जब भी कोई परचेजर, बायर, सेलर से कोई गुड्स परचेज करता है तो उनसे रिलेटेड जो तमाम बातें हैं वो सब सेल्स गुड्स एक्ट में डिस्कशन है। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकते हैं
वो सब सेल्स और गुड्स एक्ट में डिस्कशन है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में आपको पता है एटलीस्ट कि जब भी 2 या 2 से अधिक लोग आपस में एंटर होने के बाद कोई बिजनेस व्यवसाय चालू करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होंगे ना, वो सब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में उसके जवाब हैं पहले से। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का कोई पर्टिकुलर मुद्दा है ही नहीं, वो तो एक बेसिक प्रिंसिपल्स को बात करता है। मेन सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया आर द क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, ये ध्यान रखिएगा। द स्टैट्यूट और लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली प्रेसिडेंट्स or the judicial decision of various court and in some cases established custom and usage। एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। लॉ बड़ा वाइड टर्म है, एक्ट नैरोअर है। लॉ के अंदर एक्ट शामिल है। कोई भी मुद्दे पर आपने कोई एक्ट बनाया, और यह ध्यान रखिएगा कि जो इंटरप्रिटेशन है सबसे पहले, क्योंकि अभी तो आप फाउंडेशन में नहीं है, लिटरल इंटरप्रिटेशन किया जाता है सबसे पहले। लेकिन जहां वो फेल हो जाता है तो वहां फिर और भी इंटरप्रिटेशन चलते हैं। लिटरल का मतलब होता है वर्ड टू वर्ड, चाहे उसका मीनिंग एब्सर्ड ही क्यों ना हो, बेहुदा ही क्यों ना हो। और इसी का फायदा प्रैक्टिकल लाइफ में लोग उठाते भी हैं। मैं एक छोटा सा वाक्य जो नॉर्मली आपने कभी ना कभी सुना भी होगा, और उसके जन्मदाता हमारे जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, उनके फादर मोतीलाल नेहरू बैरिस्टर थे वो। और आप ये समझ लीजिए कि अंग्रेजों के शासनकाल में कोई आदमी इतना पैसा कमा ले, ये उसकी ब्रिलियंस को दर्शाता है। नहीं तो अंग्रेजों को जो देश छोड़ के जाना पड़ा, क्या आपको लगता है कि उस समय के लोगों में देशभक्ति कूट कूट के भरी पड़ी थी? जैसे हम आज हैं वैसे ही सदियों पहले भी थे। मेजोरिटी जो जनता होती है वो स्वार्थी होती है। मेजोरिटी जो जनता होती है वो स्वार्थी होती है, अपने से मतलब है। हम गुलाम ऐसे थोड़ी हो गए, और एक बार गुलाम नहीं हुए, कई बार गुलाम हुए। एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनका नाम तो मैं नहीं ले रहा हूं अभी, उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया था कि पढ़ाना, हमें जो पढ़ाया जाता है वो ये है कि हमें आजादी कैसे मिले। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये पढ़ाया जाए कि हम गुलाम कैसे हुए। उन कारणों को गिनाया जाए, वो कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम बार बार गुलाम होते हैं। तो खैर, मैं बात कर रहा था कि उस समय मोतीलाल नेहरू बैरिस्टर थे। बैरिस्टर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वो लंदन में प्रैक्टिस किया करते थे। उन्हें एक तरह से जन्म दाता बोला जाता है कि लोगों को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। उनके कुछ केस बहुत फेमस हैं। उनमें से एक केस था कि उस समय के दौर में जब एक जज किसी शख्स को फांसी की सजा सुनाता था तो अपने ऑर्डर में लिखता था टू बी हैंग्ड, तो फांसी दे दी जाती थी। तो एक बार मोतीलाल नेहरू के जो क्लाइंट थे, मुवक्किल थे, उन्हें भी उनके खिलाफ भी ये जज का ऑर्डर आया। अब मोतीलाल नेहरू सोचते रहे कि इसे बचाया कैसे जाए। फाइनल ऑर्डर आ चुका है, फांसी पे लटकाने का दिन आ गया।
उस समय जज मौजूद होता है जिसने वो डिसीजन दिया, पुलिस के कुछ अधिकारी, जेलर वगैरह, वकील वगैरह, ये सब मौजूद होते हैं। तो जब फांसी का फंदा गले में डाला गया तो मोतीलाल नेहरू ने चिल्लाकर बोला, जज साहब मेरे मुवक्किल को छोड़ दीजिए। बहुत बड़े वकील थे, लेकिन फिर भी बड़े होने का मतलब ये नहीं कि आप सीरियस मैटर में मजाकबाजी करो। जज को भी गुस्सा आ गया, क्या कह रहे हो, क्या बेहुदी बात कर रहे हो, अभी तो आधा पौन घंटा इसे मरने में लगेगा। तो मोतीलाल नेहरू ने कहा, जज साहब सॉरी, लेकिन आप अपने आदेश को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। और उसमें आदेश में लिखा हुआ था टू बी हैंग, पहले ये लिखा जाता था। तो आपका आदेश पूरा हो चुका है, अब आपको मेरे मुवक्किल को छोड़ना पड़ेगा। और आप सरप्राइज होंगे कि उस केस में मुवक्किल को छोड़ना पड़ा था। जो लिखा है वो पूरा हो गया, फिर लॉ बदला गया, और आज की तारीख में आपको पता है कि जिसे मौत की सजा दी जाती है तो पूरा वर्ड लिखा जाता है टू बी हैंग्ड टिल डेथ, लटकाओ जब तक ये मर ना जाए। पहले भी लटकाया तब तक ही जाता था जब तक मर ना जाए, लेकिन पहली बार मोतीलाल नेहरू ने उस स्टेटमेंट, जो फाइनल स्टेटमेंट होता था, उसको इंटरप्रिटेट करके अपने मुवक्किल के फेवर में जजमेंट दे लिया। बाद में इस लॉ की कमी को दूर किया गया। तो वो जजमेंट, वो भी लॉ का हिस्सा होते हैं, ये चीजें एक्ट में नहीं होती हैं। अब तो ठीक है, उस चीज को एक्ट में भी इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है, एक्ट में भी भाषा बदल दी गई है, लेकिन अभी भी तमाम ऐसे केस स्टडीज होंगे जो हम मानते हैं, लेकिन एक्ट में कहीं भी लिखी हुई वो बात नहीं है। तो मैं आपको जो अंतर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड लॉ। लॉ एक वाइडर टर्म है। लॉ के अंदर जो जजमेंट हैं, उन जजमेंट को अगर हम मानते हैं तो वो भी एक लॉ का हिस्सा बनता है, चाहे वो एक्ट में बात लिखी गई थी या ना लिखी गई हो। प्रीसिडेंट का मतलब कुछ उदाहरण दे दिए जाते हैं। कई बार पार्लियामेंट में जब लॉ पास होता है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है, डिबेट होती है। माना हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है इस समय, अब वो इनकम टैक्स के ऊपर कुछ बोल रही हैं, जीएसटी के ऊपर बोल रही हैं। फाइनेंस मिनिस्टर का मतलब ये वाले लोग वो बनाती हैं। तो वो भी एक लॉ का हिस्सा बन जाता है, चाहे वो एक्ट में एज इट इज लिखा हुआ हो या ना हो। बस थोड़ी देर, चाहे एक्ट में लिखी हुई हो वो वाली बात या ना हो। कस्टम और यूसेज, ऑल्दो कम यूज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये यूज नहीं होता। कस्टम और यूसेज का मतलब है जो चीजें प्रचलन में है, जिनका एक्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज पब्लिक एट लार्ज प्रचलन में है। मुझे ये बताइए कि क्या एक से ज्यादा शादी अलाउड है? क्या कोई एक ऐसा कानून केंद्र सरकार के द्वारा या किसी भी राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है कि मुस्लिम एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं? आंसर इज नो, लेकिन अलाउड है बिकॉज इट इज ए कस्टम। वो पब्लिक एट लार्ज इसे मान रही है। वो सारी कुरीतियों को दूर किया है अभी, लेकिन सारी की सारी अभी भी नहीं हो पाई। मैं एक उदाहरण के रूप में समझा रहा हूं आपको कि कस्टमर यूसेज क्या होती है। अभी भी कोई ऐसी चीज साफ साफ मना नहीं है, ना हां है ना मना है, तो वो हां हो गई कस्टमर यूसेज। अब 3 तलाक के ऊपर एक कानून लाए हैं तो वो मना हो गई, लेकिन पहले हां नहीं थी। कोई कानून ये नहीं था कि मुस्लिम
तलाक 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 करके तलाक कर सकते हैं, लेकिन पहले मना भी नहीं थी और यूसेज चलता था, उनका कस्टम चलता था। मुस्लिम कम्युनिटी उसे बड़ी संख्या में मानती थी। और ये भी मैं बता दूं कि उसकी भी जो डेप्थ है, अभी भी पूरी तरह से पाबंदी नहीं है उसके ऊपर। उसका एक हिस्सा खत्म किया गया है। बहुत सारे केस मिल जाएंगे जिस सब्जी में नमक कम रह गया, अपति को गुस्सा आ गया। हम अपने घर में भी देखते होंगे, मम्मी को कई बार गुस्सा आ जाता है, वो दो चार बातें पापा को सुना देती हैं, पापा को गुस्सा आ जाता है, वो दो चार बातें सुनाते हैं, और उस गुस्से में कुछ भी निकल जाता है। तो वहां तो बहुत सारे ऐसे केस हैं, आज नमक कम रह गया, गुस्सा आ गया, तलाक 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 तलाक, तलाक हो गया बस। केवल उस वाली कैटेगरी को रोका गया है। अभी भी 3 तलाक पूरी तरह खत्म नहीं है। अभी भी प्रिवेल में क्या है, वो प्रचलन में क्या है कि आप एक साथ जो बोलते हैं वो खत्म है, लेकिन अगर आप रुक रुक के बोलते हैं, आज आपने कहा तलाक, 4 दिन बाद फिर कहा तलाक, फिर 5 दिन बाद कहा तलाक, वो अभी भी कायम है। उसके ऊपर अभी भी हिंदुओं की बराबरी वाले नियम नहीं लगते। ऑल्दो वो ला रहे हैं अब सिविल कोड नया, समान नागरिक संहिता, उसका भी विरोध हो रहा है, जबकि वो पर्टिकुलर समुदाय के फेवर में ही है, ऐसा नहीं कि अगेंस्ट है, लेकिन वहां भी पुरुष मानसिकता हावी है। वहां पर व्यक्ति यानी जो मेल पर्सन है उसके फेवर में कानून बने हुए। तो ऐसा लगता है कुछ लोगों को कि शायद हमारी कम्युनिटी को आघात पहुंचाया जा रहा है, जबकि नियत ये नहीं है। हिंदुओं में भी बहुत सारे कुरीतियां थी, क्या वो खत्म नहीं हुई समय समय पर? बाल विवाह अब कहने लगे हमारे यहां तो चलता है, हमारे धर्म के खिलाफ आप काम कर रहे हो। हिंदुओं में भी बहु विवाह चलता था, पुराने राजा महाराजा तो करते नहीं थे क्या? उसे रोका ही गया है। सती प्रथा चलती थी, हम उसे कहने लगे जी हमारे यहां तो अलाउड है ये चीज, आप कैसे रोक सकते हो, आप तो एक धर्म के खिलाफ चल रहे हो, तो उसे रोका गया है ना। कुरीतियां ही है ये। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आज की क्लास को हम यहीं पर साइन ऑफ करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये सब्जेक्ट, बहुत सारी चीजें आपको पता लगेंगी, रोजमर्रा की जिंदगी में आपको अपने अधिकार, अपनी जिम्मेदारियां लोगों को पढ़ने से पता लगेगी। मतलब आपके यहां तो सब्जेक्ट है, नहीं भी हो तो ये एक ऐसा विषय है कि जो हर पर्सन को जानना चाहिए। गवर्नमेंट धीरे धीरे करके सोच भी रही है कि इसे एकेडमिक तक भी लाया जाए, यानी कि 12th लेवल तक ये लाया जाए। अभी भी है लेकिन वो कंपलसरी वाले सब्जेक्ट में नहीं है, और प्लस स्कूल देते नहीं है, उन्हें एक अलग से टीचर हायर करना पड़ेगा। बच्चों में अवेयरनेस नहीं है कि वो कहें कि हमें लो सब्जेक्ट लेना है, तो है अभी भी, लेकिन स्कूल वाले ही मना कर देंगे। समझ आ रही है बात आपके? तो आज की क्लास यहीं साइन ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।